तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं सभी लोग। तो मैं मानता हूं कि आप सभी छोटे बड़े बहन भाई सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर सेकंड यानी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पॉलीनोमियल यानी बहुपद। इसमें हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं। कितनी एक्सरसाइज हैं? दो एक्सरसाइज हैं जिनको हम चुटकियों में ही उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? तो चुटकियों में उड़ाएंगे। ज़्यादा मैं टॉपिक्स को अंदर लेके नहीं जाऊंगा। ओनली दो एक्सरसाइज हैं। तो दोनों एक्सरसाइज के बेसिक पॉइंट यानी दोनों एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है ये होता क्या है? तो पॉलिनोमियल यानी दो वर्ड से मिलकर बना है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। ऐसे ही अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो बहु और पद। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी दो से भी ज्यादा होंगे या दो से अधिक, यानी उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद मतलब कि दो से अधिक पद, उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। जिसमें दो से ज्यादा पद हो, यानी उनके बीच में जो मेथड कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है वो दो से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूं। तो ये क्या हो सकती है इक्वेशन? 5x² माइनस 2y 2y-7, ये हमारी एक इक्वेशन है जो कि हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो 5 और 2 है, 5 और 2 ये क्या है हमारे पास? तो ये है कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। अब आप कहेंगे कि कोएफिशिएंट होते क्या हैं? तो कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये कोएफिशिएंट 5 है, तो ये किसका कोएफिशिएंट है? यानी कोएफिशिएंट मतलब कि उनके साथ गुना में है। तो यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5। और y का कोएफिशिएंट क्या है? तो -2। और ये हमारा जो बच रहा है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? तो कांस्टेंट टर्म। ये कैसी टर्म है? तो ये कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी। और ये जो प्लस या माइनस वाले जो भी नंबर्स हैं, जैसे कि ये माइनस में लगे हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? इनमें ऑपरेशन लगाए गए हैं। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एनीथिंग। मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? जैसे कि 5 के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, तो ये कैसे है? इसके साथ मल्टीप्लाई में है। कैसे है? तो मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इस पावर की बात करता हूं तो ये क्या है? एक एक्सपोनेंट है। आप सभी ने एक्सपोनेंट और पावर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते होंगे कि जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा पावर में होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो x और y है ये क्या चीजें हैं। तो x और y ये क्या है? तो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। क्या है? x और y हमारे पास, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो एक चर संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? चर संख्याएं। तो इससे हमारा बनता है पॉलिनोमियल। बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज ए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये कैसी एक्सप्रेशन है? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो किससे बनी हुई है? मेड अप जो बनी हुई है किस किस से मिलके बनी हुई है? ये बनी हुई है वेरिएबल से बनी है। और किस किस से बनी है? एंड कोएफिशिएंट से बनी हुई है। कोएफिशिएंट। और किस किस से बनी है? कांस्टेंट टर्म भी इसमें होती है और इसमें एक्सपोनेंट भी होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट भी होता है। तो पॉलिनोमियल इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। और क्या रह गया हमारे पास? और
एंड ऑपरेशन। और किससे बनी है? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? तो पॉलिनोमियल इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेशन। ये हमारा क्या है? तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी पावर है, तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी पावर है, ये मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये एक पॉजिटिव होनी चाहिए एंड ए होल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो कभी भी आपकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो कैसा नंबर होना चाहिए? तो वो एक होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये है हमारी क्या है? पॉलिनोमियल की बेसिकली डेफिनेशन है, जो कि हमने आपको बता दिया गया है। अब हम पार्ट्स पे बात करते हैं कि कितने टाइप्स के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कहता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो पॉलिनोमियल होते हैं वो टू टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला बांटा गया है टर्म्स ऑफ नंबर। किसके टर्म उसमें बांटा गया है? तो टर्म्स ऑफ नंबर, टर्म्स ऑफ नंबर्स की फॉर्म में बांटा गया है। तो पहला पॉइंट क्या होता है? टर्म्स ऑफ नंबर, टर्म्स ऑफ नंबर। दूसरे जो बांटा गया है वो बांटा गया है टर्म्स, टर्म्स, टर्म्स ऑफ डिग्री, टर्म्स ऑफ डिग्री। तो किस में बांटा गया है? टर्म्स ऑफ नंबर्स में और टर्म्स ऑफ डिग्रीज में। पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो आप कहेंगे सर दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो टर्म्स ऑफ नंबर एंड टर्म्स ऑफ डिग्री। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करता हूँ तो टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या होंगे? तो टर्म्स ऑफ नंबर्स को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो टर्म्स ऑफ नंबर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? तो मोनोमियल। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? मोनोमियल। और सेकंड पार्ट क्या होता है? बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। और थर्ड पार्ट होता है हमारा बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। क्या होता है? तो बाइनोमियल। और थर्ड पार्ट होता है हमारा ट्राइनोमियल। क्या होता है? तो ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टर्म्स ऑफ नंबर और टर्म्स ऑफ डिग्री। किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो टर्म्स ऑफ नंबर एंड टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री की टर्म में तो अगर सबसे पहले जो टर्म्स ऑफ नंबर्स है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले अगर हम मोनोलियल की बात करें तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? तो इसमें होती है ओनली वन टर्म। कितनी टर्म होती हैं? तो वन टर्म। कितनी टर्म होती हैं? यानी जो मोनोमियल होता है वो एक सिंगल टर्म से बना होता है। कितनी टर्म से बना होता है? सिंगल टर्म से। अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल की तो इसमें होती हैं टू टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं? टू टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं? तो टू टर्म्स इसमें होती है। वन टर्म, सॉरी, वन टर्म होती है। और ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? तो इसमें होती हैं थ्री टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं? थ्री टर्म्स। कितनी टर्म्स होती हैं? तो इसमें थ्री टर्म्स होती हैं। अगर हम नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो मोनोमियल। अब बात आती है कि वो टर्म्स होंगी कैसे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ मोनोमियल यानी 6 एक ही टर्म होती है, जैसे कि 6 लिख दिया मैंने, या मैंने 2x लिख दिया, या मैंने 5x लिख दिया, या 5x स्क्वायर मान लो। ये होगी हमारी कैसी टर्म्स होंगी? तो ये सिंगल टर्म्स होंगी। कैसी टर्म्स होंगी? सिंगल टर्म्स। अगर मैं बाइनोमियल्स की बात करता हूँ तो इसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस में 5। ये हमारी कितनी टर्म्स होगी हैं? तो ये हमारा 2 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि इनमें एक 2 टर्म्स तब बनती हैं जब उनमें बीच में एक ऑपरेशन लगा होता है। तो इसमें ऑपरेशन क्या लग रहा है? प्लस। क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है। 3 टर्म्स क्या होंगी? तो 3 टर्म्स होंगी 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भी हमारा एक ट्राइनोमियल, यानी इसमें जो 3 टर्म्स होगी उसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे? तो उसमें लगेंगे 3 ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशन? सॉरी 2 ऑपरेशन उसमें लगेंगे। तो हमने सबसे पहले बांट दिया है किसके आधार पर? नंबर्स ऑफ टर्म्स के आधार पर। नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में कितनी टर्म्स यानी 1 टर्म्स, जिसके एग्जांपल है 6, 2x, 5x स्क्वायर। दूसरा होता है बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं 2x स्क्वायर प्लस में 5, जिसमें कि एक ऑपरेशन लगा होता है। तीसरा होता है ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2, जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं? तो जिसमें कितने ऑपरेशंस लगे होते हैं? तो उसमें कितने ऑपरेशंस लगे होते हैं? तो उसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन लगे होते हैं। कितने ऑपरेशन लगे होते हैं? 2 ऑपरेशन। अगर हम बात करें हैं टर्म्स ऑफ डिग्रीज की, किसकी बात करते हैं? टर्म्स ऑफ डिग्री की। तो सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कितने इसमें डिग्रीज होती हैं? तो इसमें 3 डिग्रीज होती है। सबसे पहले इसमें 3 टर्म्स ऑफ डिग्रीज के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर की, तो क्या होता है? लीनियर में डिग्री कितनी होती है? तो इसमें जो डिग्री होती है लीनियर में, वो डिग्री होती है 1। क्या होती है डिग्री? तो डिग्री इसमें कितनी होती है? तो इसमें डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसमें डिग्री कितनी होती है? तो 2 डिग्री। इसमें कितनी डिग्री होती है? तो 2 डिग्री होती है। क्यूबिक में कितनी डिग्री होती है? तो 3 डिग्री हमारी क्यूबिक में होती है। तो हमारे अगर हम बात करें कि सबसे पहले लीनियर में तो कितनी डिग्री होती है? 1 डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती है? तो 2 डिग्री होती है। क्यूबिक में कितनी डिग्री होती है? तो इसमें 3 डिग्री होती है। जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पर x की पावर, जैसे x प्लस 2। तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। सबसे पहले सेकंड में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस में 5, तो ये इसमें कितनी डिग्रीज हैं? तो इसमें डिग्रीज हैं कितनी हैं? तो 2 डिग्रीज इसमें है। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस में 5x, सॉरी इसको भी बढ़ा लो, 5x प्लस में 2। ये इस तरह हमने लिख दिया। ये हमेशा 0 के बराबर होता है। एक्स क्यूब प्लस में 5x प्लस में 2 x प्लस में 5 या 5x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 इक्वल टू, हम इसको 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? हम इसको 0 मानते हैं। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि पॉलिनोमियल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले 3 पार्ट्स होते हैं टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरे पार्ट होते हैं टर्म्स ऑफ डिग्रीज। टर्म्स ऑफ नंबर में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, बायोनोमियल यानी 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स।
टर्म्स ऑफ डिग्री यानी लीनियर जिसमें डिग्री कितनी होती है 1, इसमें हम यहाँ पर आप चेक करने लगो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3। कितनी डिग्री है तो 3। तो ये था हमारा चैप्टर का बेसिक जो भी था वो आपको हमने बता दिया है। आइए चलते हैं अब हम क्लास की तरफ। क्लास में सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 की हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 हमारा क्या कहता है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी। क्या है एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो वो क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ पी एक्स, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। जो y दे रखा है हमको किसके बराबर में दे रखा है तो पी एक्स के में। आर गिवन फॉलोविंग क्या दे रखा है आर गिवन फॉलोविंग फिगर, जो आपको फिगर्स में क्या दे रखा है एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, हमको क्या बताना है जो आपको सम पॉलिनोमियल दे रखे पी एक्स पर। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस पी एक्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। क्या दे रखा है तो हमको जीरोस बताने हैं। जीरोस मतलब कि इस पॉलिनोमियल पर कितने जीरोस हैं। आपको एक ग्राफ पर यानी ग्राफ पर हमको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और उनके हमको क्या बताने हैं जीरोस के। जितनी बार एक बात आप इसमें हमेशा से ध्यान रखोगे, जितनी बार जो पी एक्स से ग्राफ पी एक्स से टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे ऑफ पी एक्स पर। कितने जीरोस होंगे उतने ही जीरो पी एक्स पर होंगे। तो मैं यहाँ पे 6 पार्ट है, 6 पार्टों को बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ ग्राफ है, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो इसका जो फर्स्ट ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा ग्राफ बन रहा है। कैसा बन रहा है सीधा ग्राफ, स्ट्रेट। ठीक है जी। सेकंड अगर हम बी पार्ट्स को देखें तो इसमें क्या है तो इसमें इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ से ग्राफ जाके और यहाँ टच कर रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो हमारा सी क्या कहता है, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो सबसे पहले यहाँ से और ये यहाँ और यहाँ से टच होके इस तरह ये ग्राफ जा रहा है। अब देखते हैं हम इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या कहता है इस तरह और यहाँ से और इस तरह ये ग्राफ बन रहा है। तो ये होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम ई टर्म की बात करते हैं तो ई टर्म इस तरह हमारा ग्राफ बना हुआ है ई टर्म। अब बात करते हैं हम एफ वाली टर्म्स की। तो वो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह बना हुआ है। ये हमारे एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा से 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस हमारी ये वाली टर्म लाइन होती है। तो एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच ग्राफ करेगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस उस पर होंगे। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस ग्राफ एक भी बार टच नहीं किया और ये लाइन ऊपर के जाइए तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी
तो यहाँ पर हो जाएगी 0। यहाँ पर ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करके गया है, यहाँ तो कोई टचिंग नहीं हुई है, ये तो वाई एक्सिस पर टच किया है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे करना चाहिए, तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी 1। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक टच यहाँ किया है, एक टच यहाँ किया है, एक टच यहाँ किया है, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी 3। कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ देखते हैं एक टच यहाँ पे किया है, एक टच यहाँ पे किया है, तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अगर हम यहाँ देखते हैं एक टच यहाँ है, एक टच यहाँ किया है, एक टच यहाँ है, एक टच यहाँ है, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ देखते हैं वन टच यहाँ पे किया है, एक सिंगल टर्म यहाँ किया है और एक यहाँ, तो यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि जो ये है कि इसमें कितने जीरोज हैं, पहले में 1 है, दूसरे में 1, सॉरी फर्स्ट में 0 1 3 2 4 एंड 3। तो ये हमारा ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 पर एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 हमारा क्या कहता है? एक्सरसाइज 2.2 वो कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द जीरोस, क्या बताने हैं हमको? तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation of the following quadratic equation। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial verify the relationship between the zeros and the coefficient between the zero and coefficient to find the zeros of the following quadratic polynomial। अब आपको अभी आपने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारी डिग्री कितनी होती है, जिसमें हमारी डिग्री आपने देखा था, जिसमें हमारी डिग्री कितनी होती है, तो हमारी 2 होती है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालने हैं? सबसे पहले जीरोज निकालने हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 लेता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कितने लिया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हमको क्या निकालने? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके हमको जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोस के। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस के एंड कोफिशिएंट। अब इसका अगर मैं इनके कोफिशिएंट निकालता हूँ तो x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का यानी x जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है? तो 1 है। तो a का जो मान है 1। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखता हूँ तो हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी होती है। जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा a के बराबर होती है। जो b का जो x का यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू a के बराबर होती है। जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा b के बराबर होती है और c एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इनके हमको जीरोस निकालने हैं, तभी तो हम रिलेशनशिप फाइंड काउंट कर पाएंगे। तो जीरोस कैसे निकलते हैं? तो आइए हम जीरोस निकालते हैं।
तो जीरोज कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जीरोज की, यहाँ पर क्या करना होता है, ये वाला कांस्टेंट टर्म है और ये वाला वो है। अगर मैं क्या करते हैं, प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी पी जो होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ पी। पी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए ए सी के। इसमें क्या है, ए क्या है इसमें, सबसे पहले ए बी सी लिख लो। ए क्या है इसमें, 1 है। बी क्या है इसमें, माइनस के 2 है। और इसमें सी क्या है, तो सी है माइनस के 8। ये हमारे पास ए बी सी आ चुके हैं। तो हमेशा जो प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर उसका ए सी के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। अगर मैं इसकी सम की बात करूँ तो ए सी बराबर यानी -8 के बराबर होना चाहिए। 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं सम की बात करता हूँ तो सम किसके बराबर होना चाहिए, यानी एस। सम हमेशा बी के बराबर होना चाहिए, यानी -2 के बराबर होना चाहिए। तो यानी आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि माइनस मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए और सम करें तो -2 आ जाए। तो ऐसे चांस में आपको क्या करना होगा, तो ऐसे चांस में हमको करना होगा, जो प्रोडक्ट वाले नंबर्स हैं, जो प्रोडक्ट वाला नंबर्स है इसके फैक्टर ले लो। क्या ले लेते हैं, तो इसके फैक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर करूंगा, तो 8 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। 4 से डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा, 2। और 2 1 जा 2, तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, 2 2 2 2 2 2। तो हमारे पास सी आ गई, यानी मुझको 8 बनाना है। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 8 तो आ रहा है, लेकिन मुझको -2 चाहिए। तो -2 इन तीनों में ऐसा क्या रिलेशन बनाऊं कि -2 आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ, 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो बीच वाली जो टर्म है उसको इस तरह स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट का मतलब होता है कि उसको इस तरह तोड़ना होता है कि वो इसके बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर, यानी इस प्रकार से इसको तोड़ दो। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म सेम रहेगी, माइनस माइनस वहाँ दे रखा है तो माइनस का 4x और प्लस का 2x। कभी भी अगर नंबर इस प्रकार से लिखा हो तो जो बड़ी टर्म होती है, यानी अगर आपका ये वाला टर्म अगर आपको माइनस चाहिए उनका सम, तो बड़ी वाली टर्म को आप माइनस लोगे। तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनके दोनों के पेयर बना लो। फर्स्ट पेयर ये बन चुका है, दूसरा ये बन चुका है। अब इनमें से ऐसा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो सबसे पहले मुझे कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा, तो x -4 बचेगा। भाई यहाँ से एक x बाहर चला गया, एक x अंदर बचा। यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, 4 का 4 रहेगा। और यहाँ से x बाहर चला गया तो x यहाँ से 4 बच गया है। तो यहाँ सेकंड कॉलम में भी सेम वही लिख दो, x -4। और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो प्लस के 2 हमारे पास बाहर बच जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी एक नंबर, ये भी एक चीज़ है और ये भी एक ही नंबर है और ये भी एक ही नंबर है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। तो x -4 बच जाएगा, अंदर इसको 0। तो दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, तो x + 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसके भी बराबर 0 कर दो और उसके भी बराबर 0 कर दो। तो अगर हम देखते हैं तो x प्लस सॉरी x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो x -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x -4, तो ये दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। ये हमारे पास x + 2 है, तो x की वैल्यू दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो हमारे पास जीरोस आ चुके हैं, x = 4 और x -4। हमारे पास कौन कौन से जीरो आ चुके हैं, तो x = 4, x = -2। अब इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लो अल्फा की वैल्यू और इसको मान लेते हैं बीटा की वैल्यू। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू। इसको क्या मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू और इसको बीटा की वैल्यू। तो हमको रिलेशन बताना है, जैसे कि अगर हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है इनके बीच में, तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले
हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज इनका यानी सम करो, यानी अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, वो क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा किसके वो होता है, तो माइनस बी अपॉन ए के, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी हमको एल एच एस साइड राइट है, एल एच एस साइड आर एच एस साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 4 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और हमको बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। तो इक्वल टू, अगर हम बात करें माइनस का बी तो एक जो माइनस है वो फॉर्मूले में, तो माइनस इंटू में -2, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये दूसरी तरफ भी वो 2 होगा। तो एल एच एस आर इक्वल टू आर एच एस, यानी एल एच एस, और हमने क्या प्रूव कर दिया है, एल एच एस बराबर है आर एच एस के। ये तो हमने कर दिया सम ऑफ जीरोज। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यानी अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू होता है जिसका फॉर्मूला सी अपॉन में ए, यानी हमको अल्फा बीटा और सी अपॉन ए के बराबर इक्वल प्रूव करना है। यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू में -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, यानी सी अपॉन में ए। सी हमारे पास -8 है और ए हमारे पास 1 है, तो सी अपॉन में 4 इंटू में 8 -8 बराबर आएगा -8। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर है आर एच एस के, किसके बराबर है, तो एल एच एस भी हमारा क्या है, आर एच एस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे दो p और q रियल नंबर्स में तोड़ना है कि हमारे पास 4s के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, तो 4s के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, 4s के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमेशा किसके बराबर होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है यानी p हमेशा किसके बराबर होता है, a और c के। इसमें a क्या है, 4 है, a c के बराबर होगा, यानी 4 इंटू में 1। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 4। क्या होना चाहिए, 4। अगर मैं सम की बात करता हूँ तो हमेशा जो सम होता है वो किसके बराबर होगा, यानी b के बराबर होगा, और यानी b हमारे पास क्या है, -4। यानी अगर मैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 4 होना चाहिए और उनका जो सम है वो -4 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मुझे ये चीज़ें निकालनी है तो मुझे उनके प्रोडक्ट के क्या निकालने पड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जब मैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा 4 के, तो 4 के किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, 4 के। तो यहाँ से 2 इंटू में 2 से 2 जाएगा तो 1, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2। अब -4 मुझे बनाना है, तो यहाँ पे 2 और 2, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मेरे पास प्रोडक्ट तो 4 आ ही रहा है, लेकिन मुझे -4 भी चाहिए। तो 2 प्लस में 2, अगर मैं 2 प्लस में 2 कर देता हूँ तो मुझे -4 मिलेगा। क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। लेकिन 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 मुझे दोनों ही टर्म माइनस लेनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे -4 चाहिए। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर
-4s प्लस में 1। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बीच वाले नंबर को सेपरेट करूँगा तो 4s स्क्वायर, ये सेम टू सेम रहेगा, तो -2s और -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होता है इक्वल टू 0? भाई माइनस का 4 मुझे चाहिए था, तो -2 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कॉमन, एक टर्म ये बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है। इसमें से क्या ले लेंगे, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम इसमें क्या लेंगे, तो कॉमन इसमें हम क्या ले सकते हैं, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो एस तो कॉमन आएगा। यहाँ 4, यहाँ 2, तो इन दोनों में 2 एक कॉमन नंबर है, तो 2 आ जाएगा। तो 2s बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, तो 2 बचेगा और एक s बचेगा। -2s यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है जी। अगर हम दूसरी की तरफ देखें, तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से 2s -1 इसी सेम टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1, माइनस के 1 से -2s और प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो सकता है 2s -1 इज इक्वल टू 0, और इसमें से हमने कॉमन लिया सबसे पहले, और ये दूसरी टर्म क्या बची है, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और यहाँ भी s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। यानी इसको मान लो आप अल्फा की वैल्यू, और इसको मान लो आप बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू। ठीक है जी। अब मुझे मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ कि वैल्यूज़ हमको किस किस की वैल्यूज़ हमको मालूम है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो हमारे पास ए क्या है, तो ए हमारे पास 4 है। बी हमारे पास क्या है, तो माइनस का 4 है। और सी हमारे पास यानी कांस्टेंट टर्म यानी 1 है। ए यानी एस का कोफिशिएंट है, सॉरी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी यानी एस का कोफिशिएंट, और सी यानी 1। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 1/2 है। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यह भी हमारे पास 1/2 है। अब इनका रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास जीरोज आए हैं, बराबर होगा वो हमेशा किसके, तो -b/a के। किसके बराबर होगा, माइनस के b/a के। एक बात ध्यान रखना कि जो ये माइनस का चिन्ह है, यानी जो माइनस का साइन है, ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है। किसका है, तो फॉर्मूले का माइनस है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 क्या होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड जाएगा, 1 प्लस में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 यानी 1 ही आएगा। तो ये हमारी वैकेंसी, सॉरी इक्वेशंस का मान क्या आ चुका है, तो यानी 1 आ चुका है। क्या आ चुका है, 1। -b/a, b क्या है, b/a, माइनस का, तो यहाँ माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का माइनस, और दूसरा b/a, तो माइनस का b/a, तो -4 में a कितना है, तो 4 है, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया हमारे पास, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, यानी 1 and 1। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फा इंटू में बीटा बराबर होगा वो C/a के। किसके बराबर होगा, C/a के। अल्फा और बीटा की दोनों की मल्टीप्लाई यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर होगा C/a। C की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। तो ये 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, सॉरी, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4, यानी 1/4, 1/4, ये भी हमारे क्या आ चुका है,
LHS बराबर होता है RHS के, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की सीरीज आ चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट था है? तो 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। कौन से पर? पार्ट नंबर 3 पर। कौन सा पार्ट है? तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 पर, यानी सी पर। पार्ट नंबर 3 नहीं, यानी सी। तो पार्ट नंबर सी हमारा क्या कहता है? तो पार्ट नंबर जो सी कहता है वो हमारा क्या कहता है? तो पार्ट नंबर सी कहता है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया है? तो अगर हमको दिखाई दे रहा है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो किसकी फॉर्म में होता है? आप कहेंगे सर वो हमेशा ax² की फॉर्म प्लस में bx प्लस में c होता है। लेकिन यहाँ पर c b पीछे दे रखा है, c हमको पहले दे रखा है, यानी कांस्टेंट टर्म हमको बीच में दे रखा है। लेकिन हम इतने वो थोड़ी नहीं है, हम तो इसको चेंज कर लेंगे। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो 6x² माइनस 7x, क्योंकि ये भी माइनस का ही है और ये भी माइनस का, तो माइनस के 3। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसके सिप्लिट करो, यानी बीच वाली टर्म्स को सिप्लिट करके हमको -7 लाना है। यानी जो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो AC के बराबर होना चाहिए। AC यानी -3 इंटू में 6, तो ये -18 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? -18 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसके सम की बात करता हूँ तो वो क्या होना चाहिए? तो वो b के बराबर होना चाहिए। तो b के बराबर क्या होगा? तो वो -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -7। अगर मुझे इनके वो निकालने हैं, अगर मुझे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो प्रोडक्ट के मुझे प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? 9 से 3 से करूंगा तो ये आएगा 3, 3 1 जा 3। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास -7 आ जाए। तो यहाँ 9 और यहाँ पे 2, यानी 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास -7 बचेगा। लेकिन अगर उनका जो सम है वो माइनस है तो समझ लेना जो बड़ी वाली टर्म है उसको माइनस लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको लिख लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है जी। तो 6x² सेम टू सेम ऐसे लिख दो माइनस का। यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो 9x प्लस में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर ये हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैंने देखा माइनस मुझे 7 चाहिए तो माइनस का 9 और इसको मैं प्लस का ले लूँगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आपने पहले भी 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक टर्म हमारे पास ये बन चुका है और एक हमारे पास पेयर ये बन चुका है। तो यहाँ से x इसमें भी x है और इसमें भी x है। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो यानी x ही कॉमन आएगा। यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे 9 है। 6 और 9 में ऐसा क्या नंबर है कि जो दोनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे सर 6 जो है 6 की टेबल में 3 भी आता है, 9 की टेबल में भी 3 आता है, तो 3 बाहर ले लो। तो 3 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से x भी गया दोनों से। तो यहाँ जो 3 से यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे x गया था तो एक x बाहर गया तो एक x अंदर बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो हमारे पास 3 से 3 को करेंगे डिवाइड, तो 3 3 जा 9 यानी 3 बचेगा। x तो बाहर जा चुका है तो 2x माइनस 3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? दूसरे पेयर में भी जो सेम पेयर लिख देते हैं 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, यानी इनमें से एक कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये वाले नंबर बचे तो 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने इनको कॉमन ले लिया है, कॉमन मैंने ले लिया है। अगर मैं इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 3 होगा, 3 के अपॉन में मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 3/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? तो ये माइनस का 1 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो हमारे पास जो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है 3/3।
2 और हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 क्या आया है। तो अब हमको इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस में बीटा। लेकिन मैंने एक गलती यहाँ पे कर चुका हूँ। वो क्या कर चुका हूँ, मैंने अभी सारे नंबर्स लिखे नहीं है, ना मैंने ए की वैल्यू लिखी, ना बी की, ना सी की, ना किसी की भी वैल्यू मैंने नहीं लिखी। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास 6 है। बी की वैल्यू लिखता हूँ तो माइनस का 3 है। सी की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास माइनस का सॉरी मैंने इसको गलत कर दिया है। तो बी की जो वैल्यू है माइनस का 7 है और जो सी की वैल्यू है वो माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3। अब यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3/2 है और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, तो बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 क्या होता है 1/3। तो इनके LHS और RHS को बराबर हमको दिखाना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3। ठीक है जी, बराबर होगा माइनस के b/1 माइनस फॉर्मूले का ही है। b हमारे पास माइनस का 7 दे रखा है तो अंदर 7/a कितना दे रखा है 6। क्या दे रखा है 6। 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3/2 माइनस 1/3। यहाँ से एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, कितना बचता है। 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर 3 में करूँगा तो 9 माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 7/6। क्या आ जाएगा 7/6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस 7/6 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7/6। तो LHS इक्वल टू RHS यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो ये था हमारा सम ऑफ जीरोज। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। किसकी बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, मुझे जीरोज का प्रोडक्ट करना है यानी अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सी अपॉन में ए होता है, माइनस के सी अपॉन में ए होता है। तो माइनस के सी अपॉन में ए होता है। अल्फा इंटू में बीटा किया है मैंने, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर क्या होगा माइनस का सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे सी माइनस नहीं होता, ओनली सी होता है। तो यहाँ माइनस का 3 में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 6। तो 1 इक्वल टू 2 यानी 1/2 माइनस का 1/2। तो ऐसे ही यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो ये भी क्या बचेगा माइनस का 1/2। दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ भी LHS बराबर है RHS के। LHS बराबर होगा RHS के। किसके बराबर होगा, तो LHS बराबर होगा हमेशा RHS के। तो ये था हमारा पार्ट नंबर इसका 3। पार्ट नंबर 3 क्या था हमारा, पार्ट नंबर 3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। कौन सा है, तो 1 का 4th पार्ट है। 1 का 4th पार्ट है, 1 का 4th पार्ट है। किसका पार्ट है भैया, 1 का 4th पार्ट। किसका पार्ट है, तो 1 का 4th पार्ट है। किसका पार्ट है, तो 1 का 4th पार्ट है। तो ये कहता है 4u²। क्या कहता है, तो 4u² प्लस में 8u। लेकिन हमको यहाँ पर कोफिशिएंट की टर्म नहीं दे रखी, यहाँ पर सॉरी कांस्टेंट टर्म हमको नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी, तो कांस्टेंट टर्म हमको नहीं दे रखी। अगर मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या है, तो 4 है। तो b की वैल्यू यहाँ पर 8 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 4u²।
4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इस नंबर को यहाँ से कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में 4, यहाँ 8 में से दोनों में क्या जा रहा है कॉमन, तो यहाँ से 4 कॉमन जा रहा है। आप कहेंगे सर दोनों में u कॉमन है, तो यहाँ से 4u कॉमन चला गया। क्या चला गया, 4u। अंदर क्या बचेगा, u प्लस, यहाँ पर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2, u प्लस में 2, क्या बचेगा, u प्लस में 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 1 2u प्लस में 2। तो u की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे u की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, 0, और यहाँ पे जो u की वैल्यू आ जाएगी वो -2 आएगा। क्या आएगा, -2। यानी हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 है और बीटा की वैल्यू जो है वो -2 है। तो सबसे पहले अब लिखना स्टार्ट कर दो, सभी के कौन को लिख लो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो a की वैल्यू हमको दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है हमको 8, c की वैल्यू दे रखी है 0, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 है, और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास -2 है, -2 है। ठीक है जी, अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोज सम करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, आप कहेंगे जो सम ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, बराबर किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो -b/a के। यानी हमको LHS RHS के बराबर में प्रूव करनी है। अल्फा प्लस में बीटा, यानी अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये तो -2 ही आ गया है, -b/a, तो ये क्या हो जाएगा, b/a। तो ये -8/a कितना है हमारे पास 4 है, तो ये 2 से 4 से कैंसिल होगा, तो ये -2 बराबर -2। तो ये हमारे पास LHS बराबर हो जाएगा RHS। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, यानी अल्फा इंटू में बीटा बराबर होगा c/a के। अल्फा इंटू में बीटा यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, -2, ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के। क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS के। तो ये था हमारा 1 का पार्ट नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर भी इसका 4। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर भी 4। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यानी पार्ट नंबर इसका कौन सा 5, 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 कौन सा 5। तो पार्ट नंबर 4 कहता है t² - 15। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है t² - 15 इक्वल टू 0। अगर मैं इस 15 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो t², इनको स्प्लिट करना बहुत आसान है, तो बराबर ये कितनी प्लस का हो जाएगा 15, तो यहाँ स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट के, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगा 15, और ये प्लस माइनस, यानी एक t जो हमारे पास आ गया है प्लस का √15, और जो दूसरा आ चुका है दूसरा t, यानी वो आ चुका है रूट के अंदर 15 माइनस का। ठीक है जी, ऐसे हम लिख दिया, एक प्लस का 15, यानी अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू है वो है +15, और जो हमारे पास +√15 बीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास -√15। क्या हो जाएगा, -√15। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो जो a की वैल्यू है, सबसे पहले ABC की वैल्यू मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इनका रिलेशन फाइंड आउट भी तो करना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे 1 है तो 1, b की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं दे रखी 0, c यानी कोफिशिएंट टर्म क्या है, तो हमारे पास 15 है। अगर मैं यहाँ से अल्फा की बात करता हूँ तो +√15, और मैं यहाँ से बीटा की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा -√15। क्या हो जाएगा, -√15। क्या हो जाएगा, -√15। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो ये रूट के अंदर 15 और प्लस क्या करना है, तो माइनस रूट के अंदर 15, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए, तो हमारे पास जो b है माइनस b क्या है, तो 0 है, और a क्या है, वन, तो 0 अपॉन में 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के रूट 15 कट जाएंगे आपस में, तो ये भी 0 और ये भी 0, LHS इक्वल टू RHS, ये प्लस का 15 है, माइनस का 15 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो वो होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है C अपॉन ए के, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के रूट 15 इंटू में प्लस के रूट 15 बराबर होता है C अपॉन ए, सी क्या दे रखा है हमको 15 अपॉन में ए यानी 1, तो यहाँ से प्लस रूट माइनस ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 15 आ जाएगा और ये भी 15 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू 15। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, क्या था ये सॉल्यूशन, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से हैं, क्या हैं एनसीईआरटी से, क्या है तो एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। कहाँ से लिए गए हैं भाई साहब, तो एनसीईआरटी से इन क्वेश्चनों को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो एनसीईआरटी से इन क्वेश्चंस को लिया गया है। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। किस में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि जो बीच वाली मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कीजिए। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 3 इंटू में 4 के, किसके बराबर होना चाहिए 3 इंटू में 4 यानी AC यानी 12 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 3 इंटू में -4 के, 3 इंटू में -4 के। और हमारा जो सम होना चाहिए वो सम क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए हमारा ओनली 1 यानी x के बराबर होना चाहिए, यानी माइनस के यानी 1 यानी x भी आप लिख सकते हो, यानी x के बराबर में होना चाहिए। x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो मनी तो मानेंगे हम उसको। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हम करते हैं, तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 से 6 टाइम, 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1 टाइम। तो अगर मैं क्या करता हूँ 4 को 2 और 2 जोड़ देता हूँ, उसमें से 3 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास x बचेगा, क्या बचेगा x। लेकिन अगर मुझको ये वाली टर्म माइनस लेनी है तो बड़ी वाली टर्म भी तो मुझको क्या लेनी है, तो ये वाली टर्म माइनस की है, तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, तो ये प्लस का लेना पड़ेगा, छोटी वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं 3x स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस का 4x प्लस में 3x, यहाँ पे मैं बड़ी वाली, अगर मुझे ये वाली टर्म माइनस चाहिए तो बड़ी वाली टर्म को हमेशा मैं माइनस लूंगा, तो माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बन चुका है और एक पेयर हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे सर x कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, 4 प्लस माइनस में माइनस का 4x तो माइनस का x, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4, दूसरी तरफ भी क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। तो एक दोनों में से कॉमन ले लो, 3x माइनस 4
इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच चुका है x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस 1 बच चुका है, तो 3x माइनस 4, तो 3x क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3, तो अल्फा की जो वैल्यू आ चुकी है वो 4/3, बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, तो बीटा की वैल्यू -1, तो ये हो चुकी है हमारी बीटा की वैल्यू, क्या हो चुकी है बीटा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी, तो अब हमको सबकी लिख लो, तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 3 दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू -4, यानी ये भी हमारा -1 है। ठीक है जी, -1 है, तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की जो वैल्यू है वो -1, यानी ये बीटा की जो वैल्यू है वो है -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज हम कर देंगे, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर होगा -b/a, ये हमारा फॉर्मूले में ही माइनस है भाई। तो सबसे पहले अल्फा प्लस में बीटा, तो यानी 4/3 प्लस -1, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में क्या ले लेते हैं 1, -b/a, -1 है, एक माइनस फार्मूले का, एक -1 अपॉन में a कितना दे रखा है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई फॉर्म कर देंगे तो 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, 3 की यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1/3 ही बचेगा, यानी हमारे पास जो LHS साइड है 1/3 आ चुकी है। अब बात करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, तो LHS साइड हमेशा किसके आ चुकी है, RHS साइड के। तो अब हमको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है C/A, क्या होता है, तो C/A, क्या होता है C/A, आपको यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए मैं सम उसको मिटा देता हूँ, यहाँ से आप लिख लेना। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है C/A, तो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, C हमारे पास -4 है, और जिसमें सॉरी अपॉन में a हमको क्या दे रखा है 3, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4/3, ये भी क्या है -4/3, तो ये भी हमारे पास क्या आ चुका है, तो LHS बराबर RHS, जिसका हम पहले फर्स्ट पार्ट NCERT यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आपके लिए तो जो इसका एक सेकंड क्वेश्चन और बचता है वो मैं पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा। तो ये पार्ट नंबर 1 बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तो हम पार्ट नंबर 2 अगली वीडियो में देखते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं।